नमस्कार। अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान के तीसरे भाग पर हम अब आ गए हैं। कई तत्वों की चर्चा हमने की, कई बातों की चर्चा हमने की। इसमें हम अभिवृत्ति परिवर्तन के कारकों पर और इसके साथ साथ विसंगति, संगति जैसे अनेक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है पहले से जो विद्यमान अभिवृत्ति की विशेषता क्या है। तो हमने पहले भी देखा कि कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरलता या जटिलता, बहुविधता कह सकते हैं हम, या और केंद्रिकता जो है वो अभिवृत्ति की सार्थकता, अभिवृत्ति परिवर्तन को निर्धारित करती है। सकारात्मक अभिवृत्तियों को नकारात्मक अभिवृत्तियों की तुलना में परिवर्तित करना थोड़ा आसान होता है। चरम सीमा की तथा केंद्रीय अभिवृत्तियों की कम तीव्रता ये कम सार्थक भी होती हैं। अभिवृत्तियों की तुलना में परिवर्तित करना भी कठिन होता है। सरल अभिवृत्तियों को बहुल अभिवृत्तियों की तुलना में परिवर्तित करना आसान होता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को अभिवृत्ति परिवर्तन में उसकी दिशा एवं विस्तार का भी ध्यान रखना चाहिए। एक अभिवृत्ति परिवर्तन में संगत हो सकता है, यह उसी दिशा में परिवर्तित हो सकती है जिस दिशा में पहले से उसकी अभिवृत्ति विद्यमान है, यानी कि सकारात्मक है तो सकारात्मक ही हो सकती है, नकारात्मक है तो नकारात्मक ही हो सकती है। इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि कोई महिला सशक्तिकरण के प्रति अगर एक व्यक्ति बहुत हद तक सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, तो सफल महिला के बारे में पढ़ने के बाद यह अभिवृत्ति और सकारात्मक हो सकती है। यह संगत परिवर्तन का एक उदाहरण है। लेकिन अगर उसके मस्तिष्क में विपरीत, जैसे कि सफल महिलाएं बहुत अच्छे रूप से सुगृहिणी नहीं साबित होती, पारिवारिक दायित्वों को वो नजरअंदाज करती हैं, तो उसकी प्रवृत्ति सकारात्मक न होकर नकारात्मक हो जाएगी। तो यह विसंगति का उदाहरण होगा। अब हम दूसरा देखते हैं कि स्रोत की विशेषता, स्रोत की विश्वसनीयता एवं आकर्षकता। जिस स्रोत से अभिवृत्ति निर्माण हो रहा है उसकी विश्वसनीयता कितनी है, वो कितना आकर्षक है, वो हमें अपनी ओर कितना अधिक खींचता है। ये दो विशेषताएं हैं जो अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। अभिवृत्तियों में परिवर्तन तब अधिक संभव है जब सूचना एक उच्च विश्वसनीय स्रोत से आती है, न कि एक निम्न विश्वसनीय स्रोत से। मान लें कि हम अगर एक लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो एक कंप्यूटर इंजीनियर हमें ज्यादा बेहतर तरीके से प्रभावित कर पाएगा किसी विशिष्ट ब्रांड के प्रति या कंप्यूटर की विशेषताओं के प्रति। लेकिन एक स्कूली बच्चा अगर आपको वही जानकारी प्रदान करे तो आप उसे बहुत विश्वसनीय नहीं मानेंगे। उसके लिए वह किसी का स्वरूप आकर्षक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह प्रभावित भी करे। अब फिर देखते हैं संदेश की विशेषता। संदेश वह सूचना है जिसे अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभिवृत्तियों में परिवर्तन तब होगा जब दिए गए विषय के बारे में सूचना पर्याप्त हो, न बहुत अधिक हो न बहुत कम हो। संदेश में एक तार्किक, एक सांवेगिक अपील हो। अगर हम प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के लिए का कोई विज्ञापन देखते हैं, तो वह विज्ञापन अगर ये कहता है कि यह गैस को बचाता है, आपकी गैस की खपत को कम करता है, यह कम खर्चीला है, तो यह एक तार्किक स्वरूप हो सकता है। आप एक इमोशनल अपील भी हो सकती है कि हमारे लिए प्रेशर कुकर में भोजन बनाना पोषक तत्वों को बचा कर रखता है और साथ ही साथ यह खर्चीला भी कम है। संदेश द्वारा उद्दीप्त अभिप्रेरक भी अभिवृत्ति परिवर्तन को निर्धारित करते हैं। अब दूध पीने से व्यक्ति अगर स्वस्थ सुंदर बनता है या अधिक ऊर्जावान या कार्य में सफल हो सकता है, इस संदेश को पत्र पुस्तिका जनसंचार के माध्यम बहुत हद तक फैलाते हैं। एक उदाहरण और देख सकते हैं ओआरएस का।
अभी सभी बच्चे से लेकर बड़े तक ये जानते हैं कि अगर आप निर्जलीकरण की स्थिति में आते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन की स्थिति में आते हैं, तो ओआरएस का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लक्ष्य की विशेषताएं, लक्ष्य के गुण जैसे अनुनयता, प्रबल पूर्वाग्रह, आत्मसम्मान और बुद्धि, ये सभी अभिवृत्ति परिवर्तन की संभावना एवं विस्तार को प्रभावित करते हैं। वे लोग जिनका व्यक्तित्व अधिक खुला और लचीला होता है, आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। विज्ञापनकर्ता ऐसे लोगों से अधिक लाभान्वित होते हैं जिनमें कम प्रबल पूर्वाग्रह वाले लोगों की तुलना में प्रबल पूर्वाग्रह रखने वाले अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए कम प्रवण होते हैं। उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों की तुलना में वैसे लोग जिनमें आत्मसम्मान की कमी होती है, उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं रहता, अपनी अभिवृत्तियों में आसानी से परिवर्तन कर लेते हैं। कम बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, उनके अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन आसानी से हो जाता है। अभिवृत्ति और व्यवहार का संबंध, हम प्रायः यह देखते हैं कि व्यवहार अभिवृत्ति का तार्किक रूप से अनुसरण करे। हालांकि एक व्यक्ति की अभिवृत्ति सदैव उसके व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित नहीं होती है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति की विशिष्ट विषय के प्रति अभिवृत्ति का विरोधी हो सकता है। अभिवृत्ति प्रबल अगर है और अभिवृत्ति तंत्र में एक केंद्रीय स्थान रखती हो, तब संगति होती है। व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति सजग या जागरूक हो, तब संगति होती है। अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति होती है। किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर बहुत कम या कोई बाह्य दबाव ना हो, तो अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति होती है। व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के द्वारा देखा या मूल्यांकित न किया जा रहा हो, तब अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति होती है। व्यक्ति यह सोचता हो कि व्यवहार का एक सकारात्मक परिणाम होगा एवं इसलिए वह उस व्यवहार में संलिप्त होना चाहता है, तो ये अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति होगी। अब आते हैं पूर्वाग्रह एवं भेदभाव पर। पीछे जो हमने अभिवृत्ति एवं व्यवहार का संबंध बताया है, उससे एक संबंधित एक बहुत अच्छा उदाहरण आपकी किताब में है, उसे देखेंगे तो बेहतर होगा और ये अच्छे से समझ में आएगा। पूर्वाग्रह किसी विशिष्ट समूह के प्रति अभिवृत्ति का उदाहरण है। ये प्रायः नकारात्मक होते हैं कि हम कहते हैं ना कि यह व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मतलब पहले से ही सोच के बैठा हुआ है कि सामने वाला तो अच्छा हो ही नहीं सकता, ये बुरा ही होगा। अनेक स्थितियों में विशिष्ट समूह के संबंध में रूढ़ धारणा पर यह आधारित होते हैं, यानी कि ये धारणा बहुत पहले से चली आ रही होती है, उस पर आधारित होते हैं। एक रूढ़ धारणा जो है वह किसी विशिष्ट समूह की विशेषताओं से संबद्ध होती है। यह विचारों का एक पुंज या गुच्छ होती है। इस समूह के सभी सदस्य इन विशेषताओं से युक्त माने जाते हैं। अब हम देखते हैं पूर्वाग्रह भेदभाव के रूप में व्यवहार परक घटक रूपांतरित या अनुदित हो सकता है जब लोग एक विशिष्ट लक्ष्य समूह के प्रति उस समूह की तुलना में जिसे वे पसंद करते हैं कम सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। अब देखें कि पूर्वाग्रह के क्या स्रोत हैं। सबसे पहला है अधिगम। अन्य अभिवृत्तियों की तरह पूर्वाग्रह भी साहचर्य, पुरस्कार, दंड, दूसरों के अवलोकन, समूह, संस्कृति के मानक तथा सूचनाओं की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। परिवार, संदर्भ समूह, व्यक्तिगत अनुभव, संचार माध्यम पूर्वाग्रह के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लोग पूर्वाग्रह ग्रस्त अभिवृत्तियों को सीखते हैं, वे पूर्वाग्रह ग्रस्त व्यक्तित्व भी विकसित कर लेते हैं तथा समायोजन स्थापित करने की क्षमता में उन कमी आ जाती है। दुश्चिंता, बाह्य समूह के प्रति आक्रामकता की भावना को वे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है एक प्रबल सामाजिक झुकाव या एक प्रबल सामाजिक पहचान। वे लोग जिनमें सामाजिक पहचान की प्रबल भावना होती है एवं अपने समूह के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक अभिवृत्ति होती है, वे अपनी अभिवृत्ति को और प्रबल बनाने के लिए
बाह्य समूहों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। इनका प्रदर्शन पूर्वाग्रह के रूप में होता है। तीसरा है बलि का बकरा बनाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया या गोचर है जिसके द्वारा बहुसंख्यक समूह अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के लिए बाह्य समूह को दोषी ठहराता है। अल्पसंख्यक इस आरोप से बचाव करने के लिए या तो बहुत कमजोर होते हैं, बहुत संख्या में कम होते हैं। तो ये जो बलि का बकरा बनाने वाली प्रक्रिया है, यह कुंठा को प्रदर्शित करने का एक समूह आधारित तरीका है। प्रायः इसकी परिणति जो होती है वह कमजोर समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति या पूर्वाग्रह के रूप में होती है। चौथा है सत्य के संप्रत्यय का आधार तत्व। कभी कभी लोग एक ऐसी धारणा बना लेते हैं, पुरानी धारणा, रूढ़ धारणा बना लेते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि सभी लोग दूसरे समूह के बारे में कहते हैं, इसमें कोई ना कोई सत्य या कुछ ना कुछ तो सत्य का आधार अवश्य होगा। यहाँ केवल एक उदाहरण ही इस अवधारणा को पुष्ट करने में काम आ जाता है। पांचवा है स्वतः साधक भविष्योक्ति। टाइपिंग मिस्टेक है, इसे भविष्योक्ति पढ़ेंगे। कुछ स्थितियों में यह समूह जो पूर्वाग्रह का लक्ष्य होता है स्वयं ही पूर्वाग्रह को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। लक्ष्य समूह इस तरह से व्यवहार करता है कि वह पूर्वाग्रह को प्रमाणित करता है। जैसे लक्ष्य समूह अगर निर्भर है और इसलिए प्रगति करने में अक्षम के रूप में वर्णित किया जाता है, तो हो सकता है कि लक्ष्य समूह के जो सदस्य हैं वास्तव में इस तरह से व्यवहार करने लगे कि ये जो विवरण दिया गया है कि ये प्रगति करने में अक्षम है, यह सही साबित हो। पूर्वाग्रह नियंत्रण की कुछ युक्तियां। पूर्वाग्रहों के अधिगम के अवसरों को कम करना। दूसरा है ऐसी अभिवृत्तियों को परिवर्तित करना जो पूर्वाग्रह को जन्म देती है। अंतः समूह पर आधारित संकुचित सामाजिक पहचान या अनन्यता के महत्व को कम करना। पूर्वाग्रह के शिकार लोगों में स्वतः साधक भविष्योक्ति की प्रवृत्ति को भी हतोत्साहित करना। इसे हम निम्न तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा एवं सूचना के प्रसार के द्वारा, अंतः समूह जनसंपर्क को बढ़ावा देकर, प्रत्यक्ष संप्रेषण यानी कि आमने सामने संप्रेषण करके, समूहों के मध्य अविश्वास को दूर करके, बाह्य समूह के सकारात्मक गुणों की खोज करके, समूह अनन्यता की जगह यानी कि समूह के पहचान की जगह व्यक्तिगत अनन्यता या पहचान को विशिष्टता प्रदान करके। हालांकि ये उक्तियां तभी सफल होती हैं जब दो समूह प्रतियोगी के स्थान पर सहयोगी के रूप में मिलें या उनके मध्य घनिष्ठ अंतःक्रिया एक दूसरे को जानने समझने के लिए हो। दोनों ही समूह शक्ति प्रतिष्ठा में भी एक दूसरे के बराबर हैं। फिर आते हैं सामाजिक संज्ञान। सामाजिक संज्ञान उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को इंगित करता है जो सूचना को प्राप्त करने और उसके प्रक्रमण से करने से जुड़े हैं। इस विचार को सामाजिक संसार से जोड़कर देखें तो सामाजिक संज्ञान उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को इंगित करता है जो सामाजिक वस्तुओं से संबद्ध सूचना को प्राप्त करने और उनका प्रक्रमण करने से जुड़े हैं। इनमें वे सभी प्रक्रियाएं आती है जो सामाजिक व्यवहार को समझने, उनकी व्याख्या एवं विवेचना करने में सहायक होती है। सामाजिक वस्तुओं जैसे कि विशेष रूप से व्यक्तियों, समूह, लोग, संबंध, सामाजिक मुद्दों, इन सब चीजों से संबद्ध सूचनाओं का प्रक्रमण भौतिक वस्तुओं से संबंध सूचनाओं के प्रकरण से हमेशा भिन्न होता है। जैसे ही संज्ञानात्मक प्रक्रमण प्रारंभ होता है, सामाजिक वस्तु के रूप में लोग स्वयं को बदल सकते हैं। एक अध्यापक जो एक विद्यार्थी को विद्यालय में देखता है उसके बारे में ऐसे निष्कर्ष निकाल सकता है जो उसके माता पिता द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से भिन्न हो सकता है, क्योंकि माता पिता उसे घर के परिवेश में देखते हैं और विद्यार्थी को अध्यापक उसके एक अलग परिवेश में देखता है। यह उसके व्यवहार में अंतर को प्रदर्शित करता है कि कौन उसे किस परिवेश में देख रहा है। सामाजिक संज्ञान मानसिक इकाइयों जिसे हम स्कीमा भी कहते हैं के द्वारा भी निर्देशित होते हैं। अब आते हैं स्कीमा और रूढ़ धारणाओं पर। एक स्कीमा को एक ऐसी मानसिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, हमने पहले भी बताया है लेकिन चलिए ये फिर से है तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं और बेहतर तरीके से देख लेते हैं।
एक स्कीमा किसी वस्तु के बारे में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा, नियमों का समूह या दिशा निर्देश प्रदान करती है। हमारी स्मृति में संग्रहित मौलिक इकाइयां हैं तथा ये सूचना प्रक्रमण के लिए आशुलिपि की तरह कार्य करती है। फलस्वरूप संज्ञान के लिए वांछित समय एवं मानसिक प्रयास को मांग को कम कर देती है। सामाजिक संज्ञान के संदर्भ में मौलिक इकाइयां सामाजिक स्कीमा होती हैं। कुछ अभिवृत्तियां सामाजिक स्कीमा के रूप में भी कार्य कर सकती है। हम अनेक स्कीमा का उपयोग करते हैं। अब इसमें एक है वे स्कीमा जो संवर्ग के रूप में होती है, उन्हें आद्य रूप कहा जाता है, यानी प्रोटोटाइप, जो किसी वस्तु को पूर्ण रूपेण परिभाषित करने में सहायक संपूर्ण विशेषताओं या गुणों के समुच्चय या सेट होते हैं। रूढ़ धारणा, सामाजिक संज्ञान में वैसे संवर्ग आधारित स्कीमा जो लोगों के समूह से संबद्ध होते हैं, उन्हें रूढ़ धारणा कहते हैं। यह संवर्ग आधारित स्कीमा होते हैं जो अति सामान्यताकृत, प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित न हो सकने वाले एवं अपवाद का अवसर नहीं प्रदान करने वाले होते हैं। ये तो थी अध्याय की बातें। कुछ प्रश्नों को हम देख लें कि अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में संदेश की विशेषताएं निम्न में से कौन नहीं है? अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लक्ष्य की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है? पूर्वाग्रह को प्रभावित करने वाले स्रोतों में से कौन उल्लिखित नहीं है? इस तीसरे अध्याय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और चौथे अध्याय को लेकर तुरंत प्रस्तुत होती हूँ। आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार।